तो बच्चों ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रोबेबिलिटी के आपके पास आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, एज वेल एज अगर आप कोई दूसरा एग्जाम देते हैं तो उन एग्जाम्स में भी आएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं आप सिर्फ जेई का एग्जाम दें, आप दूसरे एग्जाम्स के भी फॉर्म भर रहे होंगे। जैसे शिवनादर यूनिवर्सिटी है, नारसी मुंजी है, भारतीय विद्यापीठ है, वीआईटी है, एसआरएम है, बिट्स है, ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्स होंगे, उनके भी आप फॉर्म भरेंगे। तो उन सब में ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, और ये सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक से ही है, कहीं इधर उधर से नहीं आते जल्दी। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल 14 लिखा है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये मत कहिएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो आप क्या लिखते हो कि P of A ए intersection B 0. इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, अरे फिर जीरो कह दिया। यही तो पिछले टर्म पे बताया था, जीरो नहीं होता है। अरे भाई मान्यवर, फिर से हमारी बात सुनिए, बहुत जल्दी ना करो, मेरी पी ए बात पी सुनो। बी के बराबर होता है, मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो मैंने लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि बच्चे क्या करते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B को जीरो लिख देते हैं। वो सोचते हैं सर इंडिपेंडेंट है तो कोई कॉमन एलिमेंट हुआ ही नहीं। मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको लास्ट क्लास में बहुत देर तक समझाए थे। आप हमसे उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिए, आप उसको बहुत पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का इंटरसेक्शन बच्चों तभी जीरो हो सकता है जब वो कैसी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। यहाँ पे ये थोड़ा ना लिखा है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यहाँ पे तो ये लिखा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो ये सारी कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर किए थे। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूं, अब आप गलती मत करिएगा कि ए और बी अगर बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो मैं चिल्ला चिल्ला के अभी भी बता रहा हूं कि आपको लिखना होगा पी ए इंटू पी बी। और लास्ट क्लास में तो मैंने यार जेई तक के क्वेश्चंस तक करा दिए थे, उसमें भी मैंने यूज किया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी लिखते हैं तो इवेंट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है ए यूनियन बी, ठीक है। तो बच्चों हमको ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि सर जो ए यूनियन बी होता है वो एडिशन फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन सर अभी आपने बताया कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हम पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें सर ये वाला एक्सप्रेशन ओवरऑल मिला के प्रूफ करना है। तो हमने कहा प्रूविंग में क्या चाहिए, पी ए कॉम्प्लीमेंट पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा काम करेंगे, हम इनके फैक्टर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इन दोनों में पी बी कॉमन है, पी बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा वन माइनस पी ए, और वन माइनस पी ए को हम पी ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। समझ में आया। तुम कहोगे सर पी ए कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, लेकिन सर इस वाले पीए को हम फिर से लिख देंगे वन माइनस पीए कॉम्प्लीमेंट। क्यों लिख देंगे, ताकि वन माइनस पीबी भी जनरेट हो जाए। क्योंकि इसको हम वन माइनस पीए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो पीए कॉम्प्लीमेंट फिर से इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, और पीए को कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेते हैं अंदर वन माइनस पीबी आ जाएगा, और ये बन जाएगा वन माइनस पीए कॉम्प्लीमेंट इंटू पीबी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ। ऐसे आता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो बताइए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय, आपके पास चार आंसर गिवन होंगे, उन चार में से आपको एक टिक करना होगा, और वो आंसर यही होता है क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये सिंप्लीफिकेशन तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जैसे भी सिंप्लीफाई करें, ठीक है। चलिए अब बच्चों एक्सरसाइज 13.2 क्या है, 13.2। ऐसे 13.3 भी है, 13.4 भी है। मैं जंप नहीं कर रहा हूं, जंप करने से मेरे को लग रहा है कि आप क्वेश्चंस आपके किए हुए हैं नहीं बिल्कुल भी, और आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, 13.2 को ही अपडेट करते हैं, 13.2 को ही सही से पहले करते हैं, फिर 13.3 पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों चलो 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दो, ये तो बिना किए बता सकते हो। 3/25। यस 3/25। तो मैंने कहा ना ये तो काफी आसान है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो अभी भी बता दे। हाँ भाई, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन चलिए करना स्टार्ट करिए। सब बच्चे अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। मैं अभी कोई हेल्प नहीं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन करिए फिर मैं आपको बताता हूं। पहले अपने आप से कॉपी में करिए, आंसर मेरे को बताइए क्या आ रहा है। कोई भी गूगल वगैरह मत यूज करिए वरना आपकी पढ़ाई काफी खराब हो जाएगी। गूगल्स करते ही करते अपनी मेहनत से करिए। (11/204). ओके, तो 11/204। जस्ट वेट, मैं अपनी बुक से ही चेक कर लेता हूँ पीछे आंसर जाके। तो 13.2 एक मिनट सर, रुक जाइए। 13.2 नहीं बेटा, क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो अभी मैच तो नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को तो हम नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता दिया, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि आप पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख देना पी ए इंटू पी बी, यानी कि 3/5 इंटू 1/5, दिस इज 3/25। तो मैं कौन सा क्वेश्चन करता हूँ? क्वेश्चन नंबर सेकंड कर देता हूँ। चलो सर 25/102। अभी देखते हैं, जस्ट वेट बेटा। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are black. आपको बताना है दोनों कार्ड्स आपके ब्लैक हो। ठीक है, दोनों कार्ड्स आपके ब्लैक हो तो तुम क्या कहोगे? कैसे सोचोगे? सबसे पहले तुम सबसे पहले ये सोचोगे सर, जो ताश होती है उस ताश में सर जो टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। वो होते हैं 26। तो अगर हम कहोगे सर पहला ब्लैक कार्ड अगर हम निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 1/2। हम पीए लिख देते हैं, दिस इज 26/52। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या अगर कम समझ पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है 26C1/52C1, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पहला ब्लैक निकालने के नंबर ऑफ वेज है 26 आउट ऑफ 52, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52, दैट इज 1/2। अब बच्चों अगर हम दूसरा ब्लैक कार्ड निकालना चाहेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो कार्ड निकाला गया है उसे वापस नहीं रखा गया है, यानी अब जो आपको ब्लैक कार्ड लेना पड़ेगा वो 51 पत्तों में से लेना पड़ेगा, है ना? वो 51 पत्तों में से लेना पड़ेगा क्योंकि एक पत्ता तो कम हो गया। तो 51 पत्तों में से अब ब्लैक कार्ड कितने हैं उसमें? कौन सा? 25। एक तो निकल चुका, 26 नहीं होगा, 25 होंगे ना, क्योंकि एक तो निकल चुका है। एक कार्ड बेटा जो हम यस सर। निकाल चुके हैं उसे वापस नहीं रखा गया है, इसमें लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट नहीं है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो बच्चों अब आपके पास आंसर आ गया कि आपको निकालना है बोथ कार्ड्स, ये लिखा हुआ है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों कार्ड ब्लैक हो। इसका मतलब आपको निकालना है पीए इंटू पीबी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 25/51, विच इज इक्वल टू 25/102। ठीक है, ये बच्चों हो गया। अगर आपको प्रोबेबिलिटी करने की बिल्कुल आदत नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन सिखा रहा हूं, ऐसे सीखिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को भी अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन, ठीक है, इज टॉस्ड। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, बी इवन द इवेंट द नंबर इज रेड, ठीक है। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो तुम कहोगे सर ये इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट है, तो उसमें ए इंटरसेक्शन बी, पी ए, पी बी, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी आपको आ सकता है। इसमें लिखा है अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन is tossed. Let A be the event, the number is even. B be the event, the number is red. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की अच्छी खास बात ये है कि यहाँ पे इसने A और B इवेंट तो तुम्हें खुद ही बता के रखी है, तुम्हें तो बनाने की जरूरत भी नहीं है अलग से। तो सबसे पहले बच्चों आप सैंपल स्पेस लिखिए, क्योंकि डाइस का सैंपल स्पेस तो हर बच्चा लिख सकता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, तो सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं। फिर उसने कहा है कि जो इवेंट A है वो क्या है, उसमें लिखा है नंबर इज इवन। तो नंबर इवन कौन कौन सा है इसमें, 2 4 6, ठीक है। फिर कह रहा है बी भी कोई इवेंट है, उसमें नंबर क्या है, नंबर उसका रेड है, तो रेड नंबर कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। अब बच्चों आपसे क्या पूछा गया है, इंडिपेंडेंट वाला कंसेप्ट पूछा गया है। तो पहले आप ये बताओ क्या A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो तुम कहोगे यस है, 2 और वो है 2। तो अब हमने कहा बेटा तुम PA पहले आराम से निकालो, क्या है, तुम कहोगे सर 1/2 PA होगा 3/6, 3/6 का मतलब 1/2। फिर हमने कहा PB भी निकालो, तो 1/2 3/6 यानी कि 1/2। फिर हमने कहा PA इंटरसेक्शन B निकालो, 1/6 तो कहोगे 1/6। तो अब आप चेक कर लो बच्चों नहीं कि क्या इंडिपेंडेंट। पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पीबी के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो नो कहोगे सर। नहीं है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो आंसर हो गया ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हो गया। तो क्वेश्चन तो इजी था। तो धीरे धीरे ऐसे बैठे रहोगे तो हम क्वेश्चंस आपको बहुत समझा देंगे, बस आपको समझना है। सारा काम हम ही करेंगे, क्वेश्चन बस आपको समझना है, समझते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के मैं देख चुका, आपके छक्के उड़ जाएंगे वरना क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सारे लाइन से हैं, सब कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उसमें लिखा गया है गिवन सर दैट, 1/10 है फर्स्ट पार्ट। हाँ अभी बताते हैं। इसमें लिखा है गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए इज इक्वल टू हाफ, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू पी। कह रहा है फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेकेंड पार्ट इंडिपेंडेंट। चलिए भाई, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जिक्र मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले किया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। म्यूचुअली ये एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन का बी मतलब, 0। यस, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 0 होगा अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी, ठीक है। चलिए भाई ये आपको कंसेप्ट पता पड़ गया। अब आप क्या करना है, इस पहले वाले केस में आपको P की वैल्यू निकालनी है अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो सारी वैल्यूज पता है, इसी में पुट कर दीजिए। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
यहां बच्चों सारी वैल्यूज उठा के डाल दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है 1/2, ये वैल्यू कितनी है p, ये वैल्यू है 0 और ये वैल्यू है 3/5। तो बच्चों यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है इंडिपेंडेंट। कहोगे इंडिपेंडेंट वाला तो रट गया है सर, हर बार कर लेते हैं अब तो। हमने कहा हर बार कर लेते हो, हर बार कैसे कर लो, करके तो देखो पता पड़ जाएगा अभी। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, सर 1/5। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यहाँ पे अब तुमको पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही कंडीशन होती है। तो पी ए आपका कितना है, पी ए आपका है 1/2 और पी बी आपका पी है, तो यानी ये वैल्यू आ गई p/2। तो आपको तो पी ए इंटरसेक्शन बी p/2 पता है, तो p कहाँ निकला, अभी p थोड़ा ना निकला। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी को लिखोगे पी ए इंटू पी बी, है ना। तो पी इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है p/2, यहां सारी वैल्यूज पुट कर दो। ये वैल्यू आपकी 3/5 है, ये वैल्यू आपकी 1/2 है, ये वैल्यू आपकी p है और ये वैल्यू p/2 हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहां से p की वैल्यू निकालिए। 1/5। जब आप यहां से p की वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 आएगी। सर इसे डायरेक्ट 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश लिख देता। हाँ यस, वैसे भी कर सकते हैं, यस बेटा, इसने हमको बताया वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। ये बेटा हमको बता रहा है कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है। तो पी ए को लिए बता रहा है कि लिख दो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, शायद ऐसे करने के लिए बता रहा है। बिल्कुल ऐसे भी अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप यूज कर सकते हैं उसको। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आंसर आना चाहिए। अब आप जिस भी मेथड से कर रहे हैं बस आंसर टैली करा लो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो अभी बच्चों क्वेश्चन ये थोड़े थोड़े इजी चल रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लोग में चले जाएंगे। चलिए भाई, इसमें तो सारे पार्ट हो जाएंगे आराम से, हमें लग नहीं रहा इसमें कोई दिक्कत आएगी। बस आपको हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसे आप हर बार यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा पी ए इंटू पी बी कर देंगे, यानी कि 0.3 इंटू 0.4 कितना आया 0.12। फिर सेकेंड पार्ट करेंगे तो पी ए यूनियन बी निकालना है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कितना है ये 0.58। 0.58। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में लिखा है पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, कहा निकाला था मैंने 0.12 अपॉन पी बी कितना है 0.4। इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आएगी 0.3। फोर्थ पार्ट पी बी बाय ए, पी बी गिवन ए, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये हो गया पी बी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, बात तो एक ही होती है। तो ये वैल्यू कितनी हुई 0.12 और पी ए कितना है 0.3, तो ये वैल्यू आ गई 0.4। या खत्म। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8th क्वेश्चन खत्म। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th आ गया। लिखा है A and B are two events such that
पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, कह रहा पी नॉट ए एंड नॉट बी। इसमें सबको कंफ्यूजन होता है, जरा समझ लीजिएगा। ये सर मैंने 3/8 नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, यस बड़े चेक करते हैं, वेट करो। नॉट ए एंड नॉट बी, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट ए का मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब हुआ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ये होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है। डी मॉर्गन्स लॉ बच्चों ये भी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा, ठीक है? ये होते हैं आपके डी मॉर्गन्स लॉ। कहां पढ़ाया जाता है इसको? सेट थ्योरी में, और प्रोबेबिलिटी में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो बच्चों आपको जो इवेल्युएट करना है पी ए नॉट ए एंड नॉट बी, तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है नॉट ए एंड नॉट बी, तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके आप कैसे लिख सकते हो? इसको डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके लिख सकते हो पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब आप कहोगे ए यूनियन बी तो निकाल सकते हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 5/8 विच इज इक्वल टू 3/8। तो बच्चों मैंने आपको पूरे स्टेप्स प्रॉपर करके दिखाए हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, इसमें कोई तुक्का उक्का नहीं चल रहा है। समझ में आया कैसे करते हैं क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को और थोड़ा इंप्रूव करते हैं और क्वेश्चंस आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बेस थ्योरम को स्टार्ट लेते हैं। तो बेस थ्योरम को मैंने एक दो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस टर्न पे आपको काफी देर तक एक्सप्लेन किए थे, अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़े और क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेस थ्योरम के सबसे ज्यादा जो खास क्वेश्चन है वो आपके एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं। जैसे बेस थ्योरम के ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जांपल में ही है आपके। जैसे आप एग्जांपल 19 देखिए, और एग्जांपल 19 से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। जैसे एग्जांपल 19 में जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन की थोड़ा सा चेंज करके ये आपके बोर्ड के पेपर में डाला गया है। मतलब यहाँ पे मशीन है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बोल्ट्स वगैरह की, लेकिन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले अपना सीबीएसई का पब्लिश्ड पेपर सैंपल 2 टर्म 2 का पेपर देखा था, उसमें आपने देखा वो क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में मशीनरी की जगह इंश्योरेंस लगाया गया है। तो बस वहां पे मैन्युफैक्चरिंग मशीन है और वहां पे इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस सेक्टर को वहां पे डाला गया है। और आजकल आपको पता ही है कि कल बजट चल रहा था, तो बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को ज्यादा प्रमोट किया गया। क्यों प्रमोट किया गया? ताकि लोगों को इंश्योरेंस से अवेयरनेस मिल जाए। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स मशीन्स ABC, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिया है। लिखा है इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स machine ABC manufacture respectively 25%, 35%, 45% of the bolts। यानी A क्या मैन्युफैक्चर करती है? 25%, B 35%, C 40%। अब ये जो प्रोड्यूस करती हैं उसमें क्या हो गया? उनके आउटपुट में से, यानी A के आउटपुट में से 5%, B के आउटपुट में से 4% और C के आउटपुट में से, जो कि 40% है C का आउटपुट, उसमें 2% जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट्स है, यानी खराब आते हैं। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability? तो बच्चों जब मैं आपको प्रीवियस टर्न पे ये सब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्वेश्चन यहां तक कर लिखते हैं, यहां तक,
तो ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा? ये क्वेश्चन हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। किसका हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा कि 3 तरह की मशीनें हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको पता है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी के अलावा वो तीनों ही पैदा करती हैं डिफेक्टिव बोल्ट्स। पहला वाला 5%, दूसरा बी वाला 4%, तीसरा सी वाला 2% प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव बोल्ट। तो पूछ रहा है कि बताओ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बोल्ट हमने निकाला और वो डिफेक्टिव हो। तो तुम कहोगे सर ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो डिफेक्टिव बोल्ट ए भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो डिफेक्टिव बोल्ट बी भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो डिफेक्टिव बोल्ट सी भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर हम मशीन को सेलेक्ट करेंगे, और मशीन को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से बोल्ट निकालेंगे जो कि क्या हो? डिफेक्टिव हो। तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी का केस हो गया। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? अगर बच्चों यहां पर बैग्स होते, अर्न्स की बात होती, बॉल्स होते, जैसे हमने प्रीवियस टर्न पे बॉल्स बताई थी, तो अगर मान लो 3 अर्न्स आपको गिवन है या 2 गठरियां गिवन है, 3 झोले आपको गिवन है, तो पहले हम झोलों को सेलेक्ट करते, फिर उसमें से रेड बॉल निकालते। तो अगर 3 झोले होते तो उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? 1/3, 1/3, 1/3, है ना? फिर हम क्या कहते? रेड बॉल निकालो जब पहला झोला सेलेक्ट किया गया है, फिर रेड बॉल निकालो जब दूसरा झोला रेड सेलेक्ट किया गया है, लाइक दैट। उसी तरीके से डिफेक्टिव बोल्ट निकालो जब डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है, डिफेक्टिव बोल्ट निकालो जब वो मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है, डिफेक्टिव बोल्ट निकालो जब मशीन सी ने प्रोड्यूस किया है। अब एबीसी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आइडेंटिकल तो है नहीं, तो हमें पता है कि ए क्या प्रोड्यूस करती है? 100% में से 25% प्रोड्यूस करती है क्या? बोल्ट्स। ये उसकी कैपेसिटी है। और उस 25% में डिफेक्टिव कितने हैं? 5। समझ में आया मेरी बात? तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर के दिन गए। चलिए, तो सबसे पहले देखो कैसे लिखा है कि B1 क्या है? मशीन ए ने बोल्ट बनाया। B2 क्या है? मशीन बी ने बनाया, है ना? और B3 क्या है? मशीन सी ने बनाया। चलो, जब मशीनें बनाती है बोल्ट तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 25/100। 25/100 को हम 0.25 लिख देंगे, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ परसेंटेज चल रहा है तो उसका मतलब आप 100 में से हो तो देख रहे हो, है ना? B2 बनाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 मतलब 35/100। उसी तरह से B3 बनाती है तो 40/100। अब आप क्या कहोगे? सर डिफेक्टिव बोल्ट निकालना है। कब निकालना है? जब आपने मैन्युफैक्चरिंग किससे करवाई है? ए से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? PE/B1। PE/B1 का मतलब क्या हुआ कि डिफेक्टिव बोल्ट निकाला कब? जब आपने मशीन ए को सेलेक्ट किया है, तो वो क्या है? 5%, यानी कि PE गिवन B1। समझ आए ये बात बच्चों? समझने की कोशिश करिएगा। जैसे रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को मैं ए मान लेता था, है ना? झोलों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को E1, E2, E3 मान लेता था, तो PA/E1 लिखता था, तो कहता था रेड बॉल निकालो जब पहला झोला लिया गया है। अब हम क्या कह रहे हैं? डिफेक्टिव बोल्ट निकालो जब क्या लिया गया है? पहली मशीन ने प्रोड्यूस किया है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? PE/B1 या PE गिवन B1। तो PE/B2 का मतलब क्या हुआ कि डिफेक्टिव बोल्ट बना है कब? जब मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है। तो बच्चों ये डिफेक्टिव बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पहले से ही गिवन है ना? और इन प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कहेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। क्यों? क्योंकि ये E गिवन B1, E गिवन B2, E गिवन B3, दीज आर द सिंबल्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी आपने डिफेक्टिव बोल्ट तभी निकाला है जब मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है, तो वो 5/100 है। फिर आपने डिफेक्टिव बोल्ट तभी निकाला है जब मशीन B2 ने प्रोड्यूस किया है। समझ में आया? मशीन बी ने। मेरे ख्याल से बहुत एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप समझ गए। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? ये टोटल प्रोबेबिलिटी अब आपने निकाली। PB1 इंटू
E by B1 PB2 PE by B2 PB3 PE by B3। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपसे यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मशीन बी ने ही प्रोड्यूस किया है डिफेक्टिव बोल्ट। तो तुम कहोगे सर बी वाला फेवरेबल केस हो गया, तो बी वाला जो फेवरेबल केस है उसको हम ऊपर रख देंगे, ठीक है ना? कौन सा वाला? ये वाला, इसको हम ऊपर पुट कर देंगे। समझ में आया? इस वाले टर्म को हम ऊपर पुट कर देंगे और बाकी सब नीचे पुट कर देंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आपको ब्लिंक करने वाला है। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। बच्चों ये जो क्वेश्चन कराया है ना, यही वाला क्वेश्चन आपके में एग्जाम में है, बोर्ड वाले में जो सैंपल Yes, पेपर में sir. डाला गया है। बस उन्होंने किया क्या है, उन्होंने मशीन हटा करके इंश्योरेंस सेक्टर डाल रखा है, ये है। तो ध्यान पूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपसे थोड़ी देर पहले अभी रूबरू हो चुका हूं और मैं आपको समझ चुका हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, आप पढ़ ले चुके हैं लेकिन आती नहीं है, इसलिए अभी भी ध्यान से देखिए। ओके, तो बच्चों मैंने आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो अभी आपको सिखाया काफी देर तक, अब आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर बच्चा आपको थोड़ी सी भी समझ में आती है प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम जो भी है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को करेंगे। एक तो यहाँ पे लिखा बहुत है, जस्ट वेट, समझाने के चक्कर में दूसरे बैच में लिख दिया, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन, जस्ट वेट। तो बच्चों ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जरा इसको सभी बच्चे करें अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन आ गया, चलिए भाई करना स्टार्ट करिए। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोग स्टेटमेंट लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। पहले क्वेश्चन को बेस थ्योरम की तरह ना करो, सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी कहां तक है। तो तुम कहोगे सर इसमें लिखा है अ बैग कंटेन्स 4 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड 6 ब्लैक बॉल्स, वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। तो बच्चों यहां तक क्वेश्चन किसका है? टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ऐसे गठरी बना लिया करो, बाबा जी की गठरी, बाबा जी की गठरी। इस गठरी में क्या है? जादू का पिटारा। इसमें 4 रेड 4 ब्लैक, ठीक, इसमें 2 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहोगे? सर रेड बॉल निकालनी है, तो रेड बॉल कैसे निकाले? तो हमने कहा पहले गठरी तो बताओ, कौन सी गठरी लेनी है, पहली गठरी की दूसरी गठरी? अच्छा सर पहले गठरी चुननी पड़ेगी तभी रेड बॉल निकलेगी, और क्या? क्योंकि रेड बॉल तो दोनों गठरियों में है। तो तुम कहोगे सर अगर हम पहली गठरी लेते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ। सर दूसरी गठरी लेते हैं हाफ आंसर है। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाफ। अभी करते हैं बेटा, बता रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ए एक ऐसी इवेंट है जब हम रेड बॉल निकालें, ए एक ऐसी इवेंट है जब हम रेड बॉल निकाल लें। तो हमने लिख दिया पी ए गिवन E1, यानी कि रेड बॉल निकालो जब पहली गठरी लिखी गई है, यानी कि 4/8 विच इज हाफ। फिर इधर आओ, फिर रेड बॉल निकालो जब हमने दूसरी गठरी ली है, तो कितना हुआ यहाँ पे? 2/8, 1/4, ठीक है, 2/8 मतलब 1/4। ओके, तो तुम कहोगे सर टोटल प्रोबेबिलिटी तो आ गई, यानी कि आपने रेड बॉल निकालने की तो प्रोबेबिलिटी बता दी। वो क्या होगी? PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो बच्चों ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4। तो कोई बालक है ये बताएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? हाफ और ये हो गया 3/8 1/4 प्लेट 3/8। ओके थैंक यू।
तो बच्चों ये 3/8 तो आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं है, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है। ये कह रहा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आपने बॉल निकाली है वो पहले बैग से ही निकली हो। तो तुम कहोगे सर ये आपकी फेवरेबल इवेंट है, इसको आप न्यूमरेटर में रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी से, सैंपल स्पेस से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपका फाइनल आंसर क्या होगा, मैं उसको लिखना स्टार्ट करता हूं। देखो भाई स्टेप भी देख लो, ऐसा ना हो कि तुम आंसर तो निकाले हो लेकिन अगर लिखा कुछ नहीं है तो नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमसे लिखने में मिस्टेक हो जा रही है, तो वो आप सही कर लीजिएगा। कभी हम E1 E2 की जगह इवन लिख दे रहे हैं, कभी कुछ लिख दे रहे हैं। चलो, तो क्या पूछा था कि क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले बैग से निकली हुई है। तो बच्चों ये देखो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी लिखा है, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी है। चलिए भाई ठीक है, हाँ तो ये वैल्यू कितनी हुई, तुम कहोगे सर ये है 1/2, ये है 1/2, और नीचे तो सर आपने अभी निकाला ही था 3/8, तो ये हो गया सर 1/4, नीचे है 3/8। तो आंसर कितना आया, 4 2 जा 8, 2/3, 2/3 आंसर है, 1/2 आंसर नहीं है, 2/3 है। तो बच्चों देखो मैंने क्वेश्चन था तो टफ, लेकिन देखो मैंने कैसे उसको धीरे धीरे आसान किया। जितनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा था देखो मैंने उनको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट किया, है ना। तो इतने स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर लिख के थोड़ा ना चले आओगे एमसीक्यू की तरह, आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आंसर निकाल दिया मैंने, आंसर इज 2/3। तो बच्चों क्वेश्चंस को ऐसे ही डिफिकल्ट बनाए भी जाता है, डिफिकल्ट बना दिए जाएंगे क्वेश्चंस और, लेकिन अगर आपको छोटा सा बेसिक पता है तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर बेसिक नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत है, बेसिक्स पता है तो आप कर लेंगे क्वेश्चन। अब बच्चों वो जो इंश्योरेंस सेक्टर वाला क्वेश्चन था ना, वो मैंने हटा दिया था, वो आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख के डर मत जाना, क्योंकि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम तो नहीं करेंगे, हम दूसरा कर लेंगे, लेकिन है इजी वो। भाई 4 नंबर ऐसे तो मिल नहीं जाएंगे, ये है। ओके, तो लिखा है बच्चों अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता हो ना, तो अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी तक भी निकाल देंगे या उसके भी पहले 1-2 स्टेप्स लिख देंगे, जैसे PE1 PA/1 PE1 PE2 PE3 सब निकाल देंगे, तो उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसा मत करिएगा कि बिल्कुल ही ना करें, जितना जानते हो उतना जरूर करके आए, जितना जानते हो उतना जरूर करके आए। पहले आप लोग करिए, मैं रोक देता हूं, आप लोग करो पहले। बच्चों सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। इसमें लिखा है ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। स्टार्टिंग क्वेश्चन की ऐसे है, क्या आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन आधा है क्या, ऑफ द स्टूडेंट, कौन से ऑफ द स्टूडेंट, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी लैंग्वेज में, लेकिन ये एनसीईआरटी है। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज it is known that 60% reside in hostel and 40% are days scholar। ठीक, समझ में आया, डेज स्कॉलर समझते हो। यस सर। इसमें लिखा है ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in hostel and 40% are days scholar। मतलब हॉस्टल में नहीं रहते, हॉस्टल से चले जाते हैं, बाकी 60% हॉस्टल में रहते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade। यानी जो लोग हॉस्टल पे रहते हैं, जो लोग हॉस्टल पे रहते हैं उनका A ग्रेड आया है 30% का। ठीक है, हॉस्टल में कितने रहते हैं, 60% रहते हैं,
60% में से 30% का ए ग्रेड आया है। और जो 20% डे स्कॉलर है, यानी कि जो हॉस्टल के बाहर रहते हैं, ठीक है, उनका ए ग्रेड आया है एनुअल एग्जाम में। एट द एंड ऑफ ईयर, one student is chosen at random from the college and he has obtained a A grade. तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन पूरा मत पढ़ा करो, ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा मत पढ़ा करो, पहले देखो यहां तक क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन यहां तक क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ब्रेक करो धीरे धीरे। कहोगे सर ए ग्रेड वाले तो बच्चे वो भी हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, ए ग्रेड वाले बच्चे वो भी हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो सर ए ग्रेड वाले बच्चे हम कहां से निकाले, ए से निकाले मतलब हॉस्टल से निकाले कि उनको घर से निकाले। तो हमने कहा भैया दोनों जगह रहते हैं तो दोनों से निकालने पड़ेंगे, तभी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी ए ग्रेड वालों की। अच्छा सर, तो भैया ये बताओ पहले ए ग्रेड वाला बच्चा क्या डायरेक्ट निकाल लोगे क्या? नहीं, नहीं पहले सर, तो हम देखेंगे कि वो बच्चा कहाँ पे रहता है, हॉस्टल का या डे स्कॉलर। हॉस्टल में रहता है कि वो डे स्कॉलर है। इस तरह से धीरे 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 धीरे, जिनको कुछ भी नहीं पता है, जिन्होंने प्रीवियस क्लास ब्रेक कर रखी है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन को धीरे धीरे अप्रोच करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट डाल सकता हूँ, डाल क्या सकता हूँ, मतलब एग्जाम में लिखना ही पड़ता है कि E1 और E2 मान लो दो इवेंट्स हैं, ठीक है। तो उसमें E1 और E2 आपको दो इवेंट्स माननी पड़ेंगी। E1 वो इवेंट होगी जिसमें एक हॉस्टलर होगा, E2 वो इवेंट होगी जिसमें डे स्कॉलर होगा, लाइक दैट। और एक ऐसी इवेंट होगी जिसमें ए का मतलब होगा कि हम एक ऐसा स्टूडेंट निकाल रहे हैं जिसका ग्रेड ए है, ये ए का मतलब होगा। तो E1, E2 और ए, ये तीन चीजें यहां पर डिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपसे कहते हैं कि बताओ PE1 क्या होगा। तो तुम कहोगे सर सारा हिस्सा तो यहाँ पे किस्सा, सारा किस्सा तो यहाँ पे परसेंटेज में चल रहा, यानी सैंपल स्पेस यानी 100 का ही है। यस बेटा, तो ये बताओगे कि हॉस्टल में रहने वाले कितने परसेंट लोग हैं, यानी कि 60/100, 60/100 मतलब 0.6। अब जो हॉस्टल के बाहर रहते हैं घर में, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 40/100 यानी कि 0.4। अब तुम समझ गए होगे कि सर करने क्या वाले हैं। तुम कहोगे सर ए ग्रेड वाला बच्चा निकालते हैं, जब मैं हॉस्टल गया था तो हॉस्टल में ए ग्रेड वाले बच्चे कितने हैं, 30/100 यानी कि 0.3। फिर सर मैं ए ग्रेड वाला बच्चा निकालता हूं जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, वो सर 20% है, मतलब 20/100 मतलब 0.2। तो सर क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया आपकी लैंग्वेज से, ऐसे क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन अगर ब्रेक कर रहे हैं तो क्वेश्चन फिर इजी लग रहा है धीरे धीरे करने में। अब सर क्या करेंगे, ए ग्रेड वाले बच्चे निकाल लेते हैं। अब अपना टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला जिंदाबाद, कैसे लिखेंगे, PE1 PA/E1 प्लस PE2, ध्यान से देखो भाई, एक तो लिखने में बार बार गलती हो जा रही है, कहीं डॉट की जगह क्रॉस लग रहा है, क्रॉस की जगह डॉट लग रहा है। चलो देखो, PE2 PA/E2, चलिए तो PE1 कितना हुआ 0.6, PA/E1 हो गया 0.3, PE2 हो गया 0.4, PA/E2 हो गया 0.2। बस इसको धीरे धीरे सॉल्व करो। कितना है ये आया 0.18 और ये है 0.08, 0.18 और ये हो गया 0.26 आएगा, 0.08। कितना है ये 0.26। 0.26। ओके, अब इसमें फेवरेबल इवेंट देखो बच्चों, अब हम करेंगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। तो तुम कहोगे सर ये आपकी फेवरेबल इवेंट है, इसको आप ऊपर रख दीजिए, बाकी पूरे से डिवाइड कर दीजिए। तो सर आपका आंसर फाइनली लिख दें, आपका आंसर होगा, ये जितने स्टेप लिख रहे हैं ना, कम से कम इतने स्टेप लिख देना एग्जाम में,
वरना स्टेप मार्किंग में भी नंबर उड़ जाएंगे अच्छे खासे तुम लोग के। ये मिनिमम स्टेप्स है, इतने तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ये देखो, बस अब यहाँ पे धीरे धीरे वैल्यू डालो। तो ये वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू है 0.6 इंटू 0.3 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, तो अभी आपने निकाली है 0.26। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ रहा है 0.18 अपॉन 0.26 यानी 18 अपॉन 26। 18 अपॉन हुआ 9/13। असली में देखो 9/13 आंसर में निकालने में मेरे को समझाने में टाइम लगा है। इतना जल्दी मैं भी नहीं कर पाया हूं। अगर मैं रियलिटी में बोर्ड एग्जाम में कर रहा हूं, मेरे को भी सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो आपको भी लगना चाहिए। ठीक है ना? इतना टाइम अगर हमसे लग रहा है तो आपसे भी कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए, तभी मान के चलिए आपका सही जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैं वही क्वेश्चन अभी आपको करा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में या इधर उधर जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आ सकते हैं। मैं फालतू कोई भी क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूं, इसलिए जितने करा रहा हूं उनको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको लोग पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी होंगे, हल्का फुल्का बस चेंज किया जाएगा, बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे ही चलेंगे एग्जाम्स में। तो आप लेफ्ट राइट वाले ज्यादातर क्वेश्चंस ना करके पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चंस जरूर मेरे साथ करते जाइए। इसमें लिखा है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और guesses। ये कह रहा है कि कोई एमसीक्यू टाइप पेपर चल रहा है तो स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो आंसर जानता होगा, इसका मतलब वो 100% सही है, या तो वो गैस करेगा। यही दो तरीके हैं। कह रहा है अगर 3/4 वो प्रोबेबिलिटी है जब वो आंसर जानता है, लियो उसने तो प्रोबेबिलिटी पहले ही से खुद ही बता दी, और 1/4 वो प्रोबेबिलिटी है जब वो गैस करता है ना? तो मेरे ख्याल से जब वो जानता है तो वो वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो तो ज्यादा होएगी यार। नहीं जानता है, गैस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो कम ही होगी ना आंसर सही होने की। Assuming that the student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, है ना? कह रहा है एज्यूम कर लो जो स्टूडेंट गैस करता है उसके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द गिवन आंसर दैट ही आंसर्ड करेक्टली। ये क्वेश्चन है बच्चों पूरा। इस क्वेश्चन को करने में अगर आप पहली बार एग्जाम में कर रहे हैं और करके नहीं गए तो आप ये मान के चलिए एग्जाम में भी आपसे नहीं होगा। आपको ऐसे लगेगा कि आईआईटी वगैरह का पेपर दिया गया है, लेकिन होगा आपकी एनसीईआरटी का ही। क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी इस तरह से घुमाई गई है इसमें कि बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन चल कैसे रहा है। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट्स लिख करके भी सिखाता हूं कैसे लिखना होता है। चलिए लिखिए लेट E1 एंड E2, क्योंकि यहाँ पे दो ही इवेंट समझ में आ रही है, या तो वो आंसर जानता हो या तो वो आंसर गेस करता हो। लेट E1 एंड E2, ठीक है, बी द respective events that student knows the answer, and he guesses the answer। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि PE1 क्या है और PE2 क्या है। PE1 क्या है? जब वो आंसर जानता है ना? और PE2 क्या है? जब वो आंसर गेस करता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो,
लिखो, लेट ए बी द इवेंट दैट द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट। ठीक, एक ऐसी इवेंट है जब उसका आंसर सही होता है। तुम कहोगे ठीक है सर। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, जब वो आंसर को जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम कहोगे 3/4। जब वो आंसर गेस करता है 1 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या by है? 4. 1/4, है ना? ऐसी तो लिखोगे। अब अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आप उसमें अभी माहिर नहीं हो तो उसके भी स्टेटमेंट में आपको लिखवा देता हूं। लिखिए, द प्रोबेबिलिटी that the students answered correctly given का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, that he knows the answer is 1। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने लिखा है कि जो PA/E1 है उसकी वैल्यू 1 है। ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। ए क्या है? ए क्या है? जब वो आंसर सही देता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में सही देता है? जब वो आंसर जानता है। तो बेटा अगर तुम आंसर जानते होगे और तुम सही आंसर दोगे तो वो तो 100% ही सही होगा ना भाई। आप PA/E1 को जब मैं 1 लिख देता हूं तो कई बच्चे कहते हैं सर ये 1 तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। भैया ए का मतलब क्या है? ए का मतलब एक ऐसी इवेंट है जब वो सही आंसर का जवाब देता है। और इवन क्या है? इवन एक ऐसी इवेंट है जब वो आंसर पहले से ही जानता है। तो बेटा अगर आप आंसर पहले से ही जानते हो तो सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% होगी ना। 100% मतलब 1। समझ में आया? ये कई बच्चों Yes, को sir. बात हजम नहीं होती है। फिर से देखो, प्रोबेबिलिटी that the student answered correctly given that he guessed is 1/4। ठीक है, तो अब हमको प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया? जब वो गैस करता है 1/4 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है कि PA/E2 is 1/4। इसका मतलब वो सही आंसर यानी करेक्ट आंसर बताता है कब? जब वो क्या करता है? गैस करता है। PA/E2 का ई तो मतलब हुआ जब वो गैस करता है तो वो 1/4 है। अब हमको बच्चों क्या पता है? अब हमको यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी तो हम लिख सकते हैं सही आंसर लिखने की। तो सही आंसर लिखने की करेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो तुम कहोगे सही आंसर लिखने की प्रोबेबिलिटी होगी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। यही तो होगा सही आंसर लिखने की प्रोबेबिलिटी। तो PE1 क्या है? 3/4। PA/E1 1। PE2 क्या है? 1/4। PA/E2 क्या है? 1/4। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, इवन लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो बच्चों मैंने ये डिनोमिनेटर यानी जो बेस थ्योरम का डिनोमिनेटर होता है उसको मैंने अभी सॉल्व करने की कोशिश की है। ये वैल्यू आएगी 13/16। लेकिन बच्चों हमसे ये नहीं पूछा था, उसने पूछा कुछ और है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली। यानी आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो ये हो गया, क्योंकि दूसरा वाला तो आंसर तब देता है जब वो गेस करता है।
तो बच्चों आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा PE1 इंटू PA/E1। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला स्टेप अगर टीचर को दिख जाता है तो 100% पूरे साफ सुथरे नंबर दे देता है। उसको लगता है कि इसको बेस थ्योरम आती है। तो बच्चों अगली जो भी क्लास हो उसको अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि मैं उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल वगैरह सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा ना हो कि गायब ही हो जाओ। गायब हो जाओगे तो फिर छूट जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी आपने देखा था बोर्ड के पेपर में भी उसका क्वेश्चन डला हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो कंपलसरी सेक्शन है वो पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब चाहे हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई 3/4 डिवाइडेड बाय 13/16। तो ये आंसर आ गया 12/30। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप चेक कर लो। और बच्चों अगर ये वाला अभी भी डाउटफुल है आपके लिए, ये वाला, तो ये मेरे को बता दो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि PA/E1 1 क्यों हुआ। आ गया सर। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही समस्या फंसती है, जब हम क्वेश्चन को बिना एक्सप्लेन किए बहुत ही स्पीड में करते हैं तो बच्चे यही पूछते हैं कि सर ये आपने 1 क्यों लिखा है, होती है एक्सप्लेनेशन। तो इसीलिए इतनी देर तक एक्सप्लेन कर रहे थे। तो बच्चों मैं अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो क्वेश्चन तो यार केस स्टडी का है और वो एनसीईआरटी में भी है, मेरे को ध्यान ही नहीं गया। इंश्योरेंस वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंटेड है। ये है 7वां क्वेश्चन। चलो अपने आप कर लोगे अपने आप। 7वां क्वेश्चन सभी बच्चे स्टेप वाइज अपनी कॉपी में करें, एक एक स्टेप से करिए आराम से। इसको पहले नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, फिर मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सभी लोग बच्चे करें, स्टार्ट करिए करना। करिए भाई सभी लोग करिए। हाँ करो पहले, यारो करो।
ओके बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो उसमें लिखा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.15. One of the insured persons meets with an accident. ओके, तो पहले बच्चों क्वेश्चन जैसा बताया था पहले ब्रेक कर लिया करो। यहां तक जो क्वेश्चन है ये टोटल प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए। अब तुम कहोगे सर किसका एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ पे तो 3 तरह के ड्राइवर हैं, स्कूटर वाला भी है, कार वाला भी है, ट्रक वाला भी है, क्योंकि सर एक्सीडेंट तो तीनों का ही हो सकता है। तो आप किसका करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हमें तो ये बताओ कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो तुम कहोगे सर इंश्योर्ड पर्सन तो वो सर स्कूटर वाला भी हो सकता है, कार वाला भी हो सकता है, ट्रक वाला भी होता है। तो हमने कहा भाई फिर हमको प्रोबेबिलिटी बताओ तीनों में से, उसी को तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। तो तुम कहोगे सर पहले स्कूटर वाले की बताए, ट्रक कार वाले की बताए। तो हमने कहा स्कूटर वाले की 0.01 है, कार वाले की 0.03 है और ट्रक वाले की 0.15 है। अब ये बताओ कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक्सीडेंट हो जाए इंश्योर्ड पर्सन का। तो तुम कहोगे सर पहले तो बताइए कि जो है हम स्कूटर वाले का एक्सीडेंट करवाए देते हैं। तो पहले स्कूटर वाले को उठा लेते हैं। तो कितने हैं लोग टोटल, क्या 100 लोग हैं क्या यहाँ पे। कहोगे सर 100 लोग थोड़ी नहीं है, यहाँ पर 2000 तो स्कूटर वाले हैं, 4000 कार वाले हैं, 6000 12,000 है। ट्रक वाले हैं। सर टोटल तो 12000 लोग हैं, यहाँ 100 लोग नहीं है। ये नहीं कि 100 के रिस्पेक्ट में कर लो। तो तुम कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं स्कूटर ड्राइवर, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2000 अपॉन 12000 यानी कि 1/6। फिर हम ले लेते हैं सर कार ड्राइवर, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4000 डिवाइडेड बाय 12000 इज 1/3। फिर हम ले लेते हैं ट्रक ड्राइवर, तो ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कहां गया, ट्रक ड्राइवर ये E3, वो होगी 6000 अपॉन 12000, कितना हुआ 1/2। तो तुमने कहा सर स्कूटर ड्राइवर भी आ गया, कार ड्राइवर भी आ गया, ट्रक ड्राइवर भी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सीडेंट करवाना है। तो बताओ कि एक ऐसी इवेंट है कि उसमें आदमी का एक्सीडेंट हो गया। अब हम ले लेते हैं पी ए गिवन इवन, यानी कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन किसका हुआ, स्कूटर। स्कूटर वाले का। तो यानी कि पी ए गिवन इवन यानी कि 0.01 हुआ। ठीक है, 0.01 को सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यानी 1/100। पी ए बाई E2 यानी एक्सीडेंट हुआ कार ड्राइवर का हुआ। ठीक है, यानी कि 0.03 यानी कि 3/100। फिर एक्सीडेंट हुआ लेकिन ट्रक वाले का हुआ, तो हुआ 15/100। ठीक है, तो कहोगे सर इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी तो हम आपको निकाल के दे सकते हैं। तो हमने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दो पहले। अच्छा, तो वो सर हो गया PE1 PA/E1। अब तो फॉर्मूला लगाना आ गया होगा तुम लोग, PE2 PA/E2, PE3 PA/E3। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या जाओगे, फेवरेबल इवेंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में बच्चों ये गिवन है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। तो सर स्कूटर वाला कौन था, स्कूटर वाला तो सबसे पहले वाला था, ये वाला। तो ये सर आपका जो है फेवरेबल इवेंट हो गया, यानी इसको आप रखेंगे ऊपर, यानी कि PE1 PA/E1, इसको आप ऊपर रख दीजिए। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास पता है, सारी वैल्यूज उठा के पुट करना स्टार्ट करिए, आंसर खटाखट 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 आपके पास आ जाएगा।
कितना आंसर आया? चलो भाई निकाल लेते हैं। दिस इज 1/6 PA/E1 1/100, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। ये सर हुआ। कितना आया ये कितना आया? एक काम कर लो 1 by नीचे से। 52। हाँ, इसको करने के लिए बच्चों ये जो 100 है ना, ये काट दो नीचे से कॉमन ला करके, तो जल्दी कर लोगे। Sir, 1/52. 1 by 50। अच्छा अच्छा, बस लिखते हैं, एक सेकेंड। इसको इस तरह से लिख लेना 100 हटा करके, ठीक है, अब हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/52 ही आएगा। एनसीईआरटी के वैसे आंसर गलत होते नहीं है, तो 1/52 ही दिया, वही आएगा। मेरे ख्याल से अब तो कुछ आदत पड़ी होगी कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन कैसे करने हैं। Yes, sir. अगर आदत पड़ गई तो बहुत स्पीड में इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि अब स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड बन नहीं पा रही ना, क्योंकि बनेगी स्पीड तो पड़ा पड़ा स्टेटमेंट ही खत्म हो गए। हम लोग को क्वेश्चन इस तरह से करने हैं ताकि उसमें एक एक चीज समझ में आए चेक करने वाले को, क्योंकि कॉपीज इसमें चेक होंगी आपकी, हर स्टेप के नंबर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करिए करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, a factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the item of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% machine by B were defective. तुम कहोगे सर ये तो सेम क्वेश्चन वो जो आपने बोल्ट वाला कराया था ना, बोल्ट वाले में 3 मशीनें थी और फिर उसमें डिफेक्टिव बोल्ट थे। ये भी तो सर वही सेम क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे भी 3 मशीनें नहीं है, यहाँ पे 2 मशीनें हैं।
तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर इज 1/4। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस पड़ गई होगी कि बेस थ्योरम तो यार गलत कर ही नहीं सकते। और भाई इतनी देर से बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बेस थ्योरम का क्वेश्चन होता है, इसलिए समझने की कोशिश करो। वो 4 नंबर का तो तुमने ही देखा कि केस स्टडी में डला हुआ है। केस स्टडी कितने नंबर की थी वो तो हमने देखी नहीं, केस स्टडी शायद ज्यादा नंबर की है। चलो बच्चों, अब एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब उस क्वेश्चन को देख करके हो सकता है आपको बहुत ही अजीब लगे। आइए, कई लोग तो समझते ही नहीं है कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। क्लास में बने रहिएगा वरना सर धोखा 2 हो नंबर जाएगा। की थी केस स्टडी। 2 नंबर का है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बने रहिएगा वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। और ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठाया है। ये एग्जाम्पल है 21। ठीक है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की छुटवाई देख के, यानी कि इतनी लेंथ छोटी देख करके लोग समझते हैं कि ये कोई दूसरा क्वेश्चन है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times, यानी एक आदमी 3 बार सच बोलता है 4 में से। He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that is actually a 6. अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मेरे हिसाब से तो काफी बच्चे इसको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि स्ट्राइक नहीं करेगा या तो हर बच्चे का ध्यान भटक जाएगा। अभी क्लास छोड़ना नहीं, अभी क्लास नहीं छोड़ना, आपका नुकसान हो जाएगा भाई। ये सब क्वेश्चन कौन कराएगा फिर आपको? इधर ध्यान दीजिए, क्लास मत लीव करिएगा, अभी रुक जाइए। मैं क्लास अभी आपकी 15 मिनट बाद छोड़ दूंगा, ठीक है? क्लास में आपकी 15 मिनट बाद खुद ही छोड़ दूंगा, अभी रुक जाइए। ठीक है, देखिए भाई इसमें लिखा है अ मैन इज, स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. जब ये लोग आधे लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दिमाग में ये कोरिलेट ही नहीं कर पाते ये है क्या क्वेश्चन। वहां पर सच और झूठ का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे वो डाई रोल कर रहा है। ये सब क्या है? तो ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कई लोग इसको रिलेट नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग रिलेट कर पाते इस क्वेश्चन को करेक्टली। देखिए इसमें लिखा है लेट ई बी द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर्स इन थ्रोइंग ऑफ अ डाई। ठीक है, मैंने क्या लेट किया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। अगर हम इसको बेस थ्योरम की तरह सोचना चालू करें तो पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सोचेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? E1 इवेंट होती है, E2 इवेंट होती है। तो E1 और E2 की जगह इन्होंने इवेंट का नाम दिया है S1 और S2। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। E1 और E2 की जगह इन्होंने इवेंट्स का नाम दिया है S1 और S2, और जो हम A इवेंट लिखते थे उसकी जगह इन्होंने इसको E लिख दिया गया है। तो है कुछ नहीं। तो अगर आप E देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको कैपिटल ए लिख लीजिए। लेट A बी द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट दैट 6 अकर्स इन थ्रोइंग ऑफ द डाई। ठीक है, अब क्या है? लेट E1 बी द इवेंट दैट 6 अकर्स एंड E2 बी द इवेंट दैट 6 डज नॉट अकर। क्योंकि क्वेश्चन में तो यही किया था ना कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. ठीक है ना, यही तो है ना क्वेश्चन में। तो तुम कहोगे सर वो रिपोर्ट 6 करता है डाई को फेक करके। अब सर रिपोर्ट 6 तब भी कर सकता है जब S1 इवेंट हो, यानी कि 6 आ रहा हो, और रिपोर्ट तब भी कर सकता है 6 आ रहा है कि जब S2 इवेंट हो, यानी कि 6 नहीं भी आ रहा हो, क्योंकि वो सच और झूठ दोनों ही बोलता है। तो अगर सच बोल रहा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। और सच नहीं बोल रहा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 3/4, मतलब 1/4। तो आधे लोग तो क्वेश्चन देख करके सरपका जाते हैं, वो क्वेश्चन की लेंथ देख के सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहां था, ये तो क्वेश्चन हमने कहीं किया ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है।
ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन अभी भी कर रहा हूं, मेरे ख्याल से समझ तो गए होंगे कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, यानी उस आदमी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है। अगर वो किसी डाई को रोल करता है और 6 आ रहा है, रिपोर्ट 6 करता है, तो तुम कहोगे अगर 6 रिपोर्ट कर रहा है तो सर 6 वो तब भी रिपोर्ट कर सकता है जब वो सच बोल रहा हो, और 6 वो तब भी रिपोर्ट कर सकता है जब वो झूठ बोल रहा हो। क्यों भाई, बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर सच और झूठ का ही तो सामना करना पड़ रहा है। यही दो मशीन है आपकी, ए और बी। क्योंकि पहले तो मशीन होती थी, यहाँ पे मशीनों का नाम बदल के सच और झूठ कर दिया गया है। क्योंकि भैया यही तो लिखा गया है कि वो 100% सच कहाँ बोल रहा है। अगर 100% सच बोल रहा होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होती ना। वो कहाँ है, उस कहाँ सच बोल रहा? वो तो लिखा है उसमें कि 3 बार सच बोलता है 4 में से, यानी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी तो 3/4 हुई ना, यानी कि कम हुई ना, 0.75 हुई ना। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी तो भी तो है उसमें, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25, मतलब 1/4। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, एक ऐसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग में जनरेट करनी है ताकि आपका क्वेश्चन जनरेट होने लगे। अब बच्चों अब आपका क्वेश्चन वैसे मैंने एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर दिया, आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। ये तो हर कोई बता सकता है भाई। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम डाइस रोल करते हैं? 5/6। अब आप कहोगे सर वो रिपोर्ट करता है कि 6 आ रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तुम कहोगे सर अगर 6 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो 6 तभी आ सकता है जब वो सच बोल रहा हो, और वो सच कब बोलता है? 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी। हो सकता है सर वो 6 रिपोर्ट कर रहा हो, लेकिन जब वो झूठ बोल रहा हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। तो तुम कहोगे सर हम टोटल प्रोबेबिलिटी तो खटाक से लिख देंगे, लेकिन सर टोटल प्रोबेबिलिटी तो नहीं पूछी गई है। उसने कहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जब असली में 6 आए। तो तुम कहोगे असली में, तो यानी असली वाला काम कौन सा था? असली वाला काम यानी फेवरेबल इवेंट आपका ये वाला था। ठीक है ना? तो बस इसको न्यूमरेटर में डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3/8। लेकिन ये रियलिटी में बच्चे इसको जो पहली से नहीं करके जाते हैं वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ इतनी छोटी है, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज में सब बड़े बड़े क्वेश्चन देखे होते हैं। कम से कम 4 लाइन के तो क्वेश्चन होते ही हैं। यहाँ पे लेंथ इतनी रिड्यूस करके दे दी जाती है, आधे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो है ही नहीं बुक में, तो इसमें धोखा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वरना आपके पास बुक है, बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। Yes. सर तो ये नोट करें। क्वेश्चन, अच्छा नोट कर रहे हो, बिल्कुल करो। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों ये बहुत ही भयानक टाइप का क्वेश्चन है। ये है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, लेकिन पहले से एक बार किया होना चाहिए, क्योंकि सच और झूठ को आदमी रिलेट नहीं कर पाता है फैक्ट्री से। वो कहता है सच और झूठ, मतलब सच और झूठ यहाँ पे एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा यस सर। है। अब मैं आपको सच बात बताऊं, आप पहला क्वेश्चन भी अभी नहीं कर पाओगे इस एक्सरसाइज का। अब देखो पहले क्वेश्चन में आपको देखो कितना कंफ्यूजन आ रहा है। करो, स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन मैं आपको लगा के देता हूँ। 13.3 का मैंने आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भले बताया हो, लेकिन अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ टच नहीं किया है। अब आप सोचो जरा पहला क्वेश्चन आप कैसे करोगे। पहला ही क्वेश्चन अभी दिया है, बाकी तो हमने करा दिए, पहला छोड़ा था। अब पढ़ो पहला तो आपको समझ में आएगा। कई लोग निकाल भी ले जाते हैं, क्योंकि एक एक उनको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। कई लोगों को अभी भी कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, अभी भी रुके रहते हैं। इसमें लिखा है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स।
ठीक है, अर्न बना लें, एक अर्न बना ही लेते हैं। ये आपकी एक अर्न यानी कि गठरी, कपड़ों की गठरी नहीं होती जैसे प्रेस वाले को देते हैं कि भैया ले जाओ प्रेस करके ले आना, कपड़े बांध के देते हैं, तो ये बॉल की गठरी है, उसको अंग्रेजी में अर्न कहते हैं। एन अर्न्स कंटेन्स सर ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद बता दीजिए। अच्छा अच्छा करो करो, अच्छा हम होल्ड मान लेते हैं। तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप कंफ्यूज हो तो मैं लिख देता हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा इसमें बातें लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। वाह, कलर देखने के बाद उसको अर्न में वापस डाल दिया गया। And then 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red? अच्छा, यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट किए गए एक तरह से, एक पहला एक्सपेरिमेंट है, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। चलिए तो हम लिख देते हैं। देखो एग्जाम में कैसे लिखते हैं, द अर्न कंटेन्स 5 रेड and 5 black balls। सबसे पहले ये लिखा, let a red ball be drawn, let a red ball be drawn in first attempt, in first attempt, let a red ball be drawn in first attempt, यानी P प्रोबेबिलिटी क्या है, ड्रॉइंग, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी क्या है, ड्रॉइंग अ रेड बॉल 5/10, दिस इज 1/2। ठीक है, ये तो आपका हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बॉल निकाली गई और उसको वापस रख दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया लेट अ रेड बॉल बी ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इफ 2 red balls, if 2 red balls are added, क्योंकि इसमें लिखा है 2 red balls are added to urn, then urn में क्या हो जाएगी, urn contains, अगर आपने 2 एडिशनल रेड बॉल ऐड की है तो 5 और 2 7 रेड हो जाएंगी एंड 5 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी ड्रॉइंग अ रेड बॉल, तब क्या होगी, तो तुम कहोगे सब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12, क्योंकि वहां पे 2 बढ़ गई तो 7 हो गई, तो 7/12। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि लेट अ ब्लैक बॉल बी ड्रॉन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। समझे बच्चों, ये केस हम 2 की चर्चा कर रहे हैं, ये केस 2 हो गया। जैसे आपने केस 1 में किया रेड बॉल के लिए, ठीक है, अब आप केस 2 कर रहे हैं, किसके लिए, केस 2 कर रहे हैं आप ब्लैक बॉल के लिए। तो अगर आप पहले अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल निकाल लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पहले अटेम्प्ट में अगर आप निकाल लेते हैं, हालांकि मैंने कुछ सिंबल नहीं बनाया है, चलो स्टेटमेंट में ही लिख लेता हूं, P drawing, P of drawing a black ball is in first attempt, in first attempt तो लिख लो भाई, in first attempt, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10 मतलब 1/2। अब आप क्या करोगे, जैसे पहले आपने केस 1 में 2 रेड बॉल एंटर की थी, अब यहां पर क्या लिखोगे, इफ 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स अगर इसमें डाल दी जाती है, अगर 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स इसमें डाल दी जाती है, if 2 black balls are added then n contains 5 red and 7 black balls। ठीक है ना, समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
कि आपकी दूसरी बॉल रेड हो, क्योंकि उसमें दूसरी बॉल रेड पूछी गई है। याद रखिएगा, 2 एडिशनल बॉल ऐड करने पर दूसरी बॉल आपकी रेड पूछी गई है। तो यहाँ पे जब आप रेड बॉल निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/12, ठीक है ना, क्योंकि 7/12 नहीं होगी, ब्लैक मत निकालिएगा। दूसरे अटेम्प्ट में आपको कौन सी बॉल निकालनी है, रेड बॉल ही निकालनी है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? तो तुमने क्या करा, तुमने 2 केसेस बना लिए। तुमने कहा वो वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है कि हमने 2 एडिशनल रेड बॉलें ऐड की तब मैंने रेड बॉल निकाली, और केस 2 भी हो सकता है कि मैंने 2 एडिशनल ब्लैक बॉलें ऐड की तब मैंने रेड बॉल निकाली, ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर वो होगा वो आप लिखेंगे 10 probability of drawing second ball as red is 1/2 into 7/12। तो 1/2 था ना, 1/2, ये देखो बच्चों ये लिखा है 1/2 और ये है 7/12, ठीक है। प्लस एक और केस भी हो सकता था 1/2 into 5/12, ये भी केस हो सकता था। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करोगे तो पीछे से आंसर टैली कर लेना। दिस इज आंसर इज हाफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जो बच्चों बेस थ्योरम की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा एंटायरली डिफरेंट था, ठीक है बच्चों। यस सर।